हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से हमें बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसमें आज क्या टॉपिक पढ़ना है हमें। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन क्या होता है। एक ऐसी रेखा हो जो होती है, मतलब एक ऐसी लाइन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बजट सेट का, जो ये दिखाता है कि दिए हुए इनकम में एक कंज्यूमर दो वस्तुओं को कितना खरीद सकता है। तो बजट लाइन मैंने बताया कि इस प्रकार से बनाया जाता है। ऐसे ये बजट लाइन होता है और इस साइड एक वस्तु और इस साइड कोई दूसरी वस्तु। आप एक वस्तु खरीदते हैं तो दूसरा वस्तु खरीदने के लिए, दूसरा वस्तु की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको पहले वस्तु की क्वांटिटीज को कम करना पड़ता, ठीक है। तो ये बजट लाइन है जो दिखाता है कि दो वस्तुओं को आप कितना खरीद सकते हो और मैक्सिमम खरीद सकते हो आप इस पॉइंट पर, या फिर इससे कम खरीद सकते हो, इससे बाहर नहीं खरीद सकते। तो इसलिए इसे अनअटेनेबल कहा जाता है। इसके अंदर वाला हिस्सा अटेनेबल कहा जाता है। अटेनेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त। और जो बाहर वाला हिस्सा है वो अप्राप्य है, यानी कि जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी अटेन्ड, जिनको अटेन नहीं किया जा सकता। चलिए, तो ये जो बजट लाइन है ये दो चीजें हो सकती है इसके साथ। एक हो सकता है शिफ्ट, यानी बजट लाइन पहले ये था, अब वो शिफ्ट होके ये बन गया। या एक हो सकता है रोटेशन। रोटेशन में बजट लाइन यहां से यहां रोटेट हो गया। रोटेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक ही वस्तु की क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरे वाले की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x की क्वांटिटी बढ़ रही है और यहाँ पे y की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। क्वांटिटी कम भी हो सकता है, बिल्कुल V2A भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें रोटेशन कहलाएगी। और ये जो है ये कहलाएगा आपका शिफ्ट। शिफ्ट का कारण क्या था? शिफ्ट का कारण था इंक्रीज इन इनकम। या तो इनकम बढ़ जाए, या फिर डिक्रीज इन इनकम, या फिर इनकम घट जाए, ठीक है। यानी आय में वृद्धि या फिर आय में कमी, इन दोनों की वजह से शिफ्ट होगा। दिस विल बी रीजन ऑफ शिफ्ट। तो ये दोनों जो रीजन्स है वो शिफ्ट के लिए। और रोटेशन के लिए रीजन क्या होंगे भाई? रोटेशन के लिए रीजन सिर्फ एक क्वांटिटी बढ़ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे गुड्स x की क्वांटिटी बढ़ रही है और गुड्स y की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे गुड्स y की क्वांटिटी बढ़ रही है और गुड्स x की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गुड्स y की क्वांटिटी इसमें नहीं बढ़ रही, इसमें x की बढ़ रही है, इसमें y की बढ़ रही है, x की नहीं बढ़। तो एक बात बताइए, यदि मुझे x की क्वांटिटी उतने ही इनकम में ज़्यादा खरीदना है, x की क्वांटिटी उतने ही इनकम में ज़्यादा खरीदना है, और जबकि y में कोई चेंज भी नहीं होना चाहिए, y की क्वांटिटी उतनी ही खरीदनी है और x की क्वांटिटी ज़्यादा खरीदनी है, और पैसे मेरे पास उतने ही हैं, क्या ये पॉसिबल है? सुन लीजिए मेरी बात। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि मेरे पास ऑरेंजेस और एप्पल्स है जिनको मैं खरीद सकता हूँ। यदि मेरे पास 0 एप्पल है तो 12 खरीद सकते थे हम। फिर मैंने एक खरीदा एप्पल्स तो ये 10 हो गया था, 2 खरीदा 8 हो गया था, 3 खरीदा 6 हो गया था, 4 खरीदा ये 4 हो गया था, 5 खरीदा ये 2 हो गया था, 6 खरीदा ये 0 हो गया था। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि सॉरी ये ऑरेंजेस है,
क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो 5 रुपये और इसका जो प्राइस है वो 10 रुपये था। तो 10 रुपये और 5 रुपये, अब मेरे पास जो टोटल इनकम थी वो 60 रुपये। तो 60 रुपये के टोटल इनकम में मैं यदि सारा पैसा खर्च करूं ऑरेंज पे तो 12 खरीद सकता हूं, फिर एप्पल्स नहीं खरीद पाऊंगा। पर एक एप्पल खरीदूं तो 10 रुपये तो यहीं चले जाएंगे, तो बाकी बचे आपके पास 50 रुपये। 50 रुपये में आप कितने खरीद पाएंगे? 10। फिर 2 यदि इस पर खर्च कर देते हो तो बाकी बचे 40 रुपये। 3 यदि यहाँ खर्च कर देते हो 30 रुपये तो बाकी बचे 30 रुपये। 4 यहाँ खर्च कर देते हो 40 रुपये यहीं गए तो बाकी बचे 20 रुपये, जिसमें से 4। इस प्रकार से आपकी क्वांटिटीज बनती जाएगी। आप दोनों को खरीदना चाहते हो सेम 60 रुपये में, तो ये आपके पास क्वांटिटी बन के आई। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मैंने कहाँ रखा है? वाई पे, और ये कहाँ रखा है? एक्स पे। मैं चाहता हूँ कि एक्स की क्वांटिटी तो पता बढ़ जाए, एक्स की क्वांटिटी बढ़ जाए। ये 0 है, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 6 हो जाए, ये 7 हो जाए, पर इसकी क्वांटिटी ना बदले। भाई ऐसा संभव है? सुन लीजिए मेरी बात। यदि मैं 2 एप्पल खरीदूंगा तो 20 रुपये तो यही गए, बाकी बचा 40 रुपये। 40 रुपये में मैं 10 एप्पल खरीद पाऊंगा, 10 ऑरेंज खरीद पाऊंगा? नहीं, 40 में तो 8 ही खरीद पाऊंगा। पर ये कहते नहीं, हमें एप्पल बढ़ाना है, ऑरेंज में कोई चेंज नहीं करना है। एप्पल बढ़ाना है, ऑरेंज में कोई चेंज नहीं करना है। तो या तो आप अपनी इनकम बढ़ाओ, ठीक है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइजेस कम करने पड़े। ठीक है, एप्पल सस्ता कर लो। ठीक है, यदि मार्केट में एप्पल सस्ता हो जाए, यदि मार्केट में एप्पल सस्ता हो जाए तो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ऑरेंजेस में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एप्पल की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ऑरेंज में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। उतने ही 60 रुपये में मैं एप्पल की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाऊंगा और ऑरेंज उतने के उतने ही खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एप्पल सस्ता हो। बात आ रही है? सुन तो लीजिए, तो रोटेशन का कारण क्या है? रीजन ऑफ रोटेशन इज चेंज इन प्राइस। कीमत में बदलाव के कारण बजट रेखा में घुमाव होता है। कीमत में बदलाव के कारण बजट रेखा में क्या होता है? घुमाव। ये चीजें मैं बता चुका हूं, तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब स्थिति बनती है 2, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। तो एक्स की कीमत में बदलाव होगा, यानी एक्स की कीमत में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, तो बजट रेखा घूमेगा इधर। यदि वाई की कीमत में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, तो बजट रेखा घूमेगा इधर। ठीक, तो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन। यदि वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन होगा तो क्या घुमाव होगा? कीमत में वृद्धि। वस्तु एक्स की कीमत में वृद्धि। यदि वस्तु एक्स की कीमत बढ़ जाए तो एक्स को हम कम खरीद पाएंगे या ज्यादा? कम खरीद पाएंगे, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, बाईं ओर किस।
यदि वस्तु X की कीमत में वृद्धि होती है तो मात्रा में कमी हो जाएगी और बजट रेखा बाईं ओर, बजट रेखा का घुमाव बाईं ओर होगा। इसका मतलब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी X, यदि X की कीमत में वृद्धि हो जाती है, इफ प्राइस ऑफ X is increased, then quantity of X will be decreased. And budget line will rotate leftward. Budget line बाई ओर रोटेट होगा। दूसरी चीज, अब बाई ओर रोटेट का क्या मतलब है मैं ग्राफ से भी बता देता हूं। इसका पर्टिकुलर ग्राफ तो ऐसे चलो बना ही देते हैं। सुनिए, सुन। तो यहां देखो, एज रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम, budget line will rotate leftward and from PA to PB। ठीक है, तो रोटेट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, पहले PA था अब PB हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्यों पीछे आ रहा है? क्योंकि कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ गई तो X की क्वांटिटी कम हो जाएगी और Y की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी वजह से ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब यदि वस्तु X की कीमत में कमी हो जाए, वस्तु X की कीमत में कमी हो जाए, मैं ये वाला हिस्सा मिटा दो और दूसरी चीज, वस्तु X की कीमत में कमी, यदि वस्तु X की कीमत में कमी हो जाए, इधर देख लो भाई साहब, क्या हाल है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी X, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इफ प्राइस ऑफ X is decreased, then quantity of X will be increased and hence जो बजट लाइन है, बजट लाइन
will rotate rightward यदि वस्तु x की कीमत में कमी हो जाए तो वस्तु x की मात्रा बढ़ जाएगी और बजट रेखा दाईं ओर बजट रेखा में दाईं ओर घुमा होगा, बजट रेखा में दाईं ओर घुमाव होगा, दाईं ओर घुमाओ। ठीक है, राइट वर्ड रोटेट हो। अब ग्राफ से समझाइए, लीजिए ग्राफ से भी समझा देते हैं, बहुत आसान है। गुड्स वाई, गुड्स एक्स, ये हमारा गुड्स एक्स गुड्स वाई। पहले आपका जो बजट लाइन था वो पी ए था, तो वो शिफ्ट हो गया राइटवर्ड पी बी हो गया। तो यहां लिखेंगे एज रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स decreases, budget line rotate rightward from PA to PB। ठीक है, तो ये मैंने बजट लाइन एक्स की तरफ रोटेट होगा वो बता दिया कि एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा। तो वही सीधे सी बात है कि किधर रोटेट होना है, एक्स एक्सिस पे रोटेट होना है फिर वाई एक्सिस पे रोटेट होना है, ये देखना है आप। यदि एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब प्राइजेस में चेंज किसके हो रहे हैं, एक्स के। और यदि वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो प्राइजेस में चेंज किसके हो रहे हैं, वाई के। ठीक है, यदि प्राइजेस कम हो जाएंगे तो राइटवर्ड क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो लेफ्टवर्ड क्योंकि क्वांटिटी घट जाएगी। सिंपल सी बात। अब सेम चीज y के लिए होता है, पर y के लिए जो होगा वो होगा अपवर्ड या फिर होगा डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड कब होगा, जब प्राइस में डिक्रीज होगा, और डाउनवर्ड कब होगा, जब प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो सेम चीज इसके लिए लिखनी है, डायग्राम ऐसा ही बनाना है, ये हिसाब कर लोगे, फालतू में समय बर्बाद करके क्या। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पहले भी पढ़ा है, पर पहले जो पढ़ा वो यूटिलिटी एनालिसिस से पढ़ा। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मत भाई इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है, संतुलन तो संतुलन है। आप अप्रोच बदल दोगे उससे कोई मतलब थोड़ी बनता, कोई फर्क थोड़ी बनता है। आप एक प्रकार से मेथड बदल रहे हो तो रिजल्ट तो वही आना है। तो यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब वही निकलेगा, डेफिनेशन वही होगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये है कि एक उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में होता है जब वो अपने दी हुई इनकम को इस प्रकार से, दी हुई आय को इस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और वो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहता है, तो वो फिर संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, अब यहां पे जो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते समय, पर दो चीजों का ध्यान रखने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूं आपको। क्या बताऊं, सुनिए। हमने ये पढ़ा कि ये इंडिफरेंस कर्व है, सारे IC1 IC2 IC3, ठीक है, एक्स वाई
गुड्स वाई, गुड्स एक्स, ठीक है। आई तो IC1, IC2, IC3 तीन इंडिफरेंस का। अब एज अ कंज्यूमर, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से कोई एक IC कर्व लूँ। तो ये वाला तो कम संतुष्टि दिखा रहा है, ये वाला उससे ज़्यादा संतुष्टि दिखा रहा है, और ये वाला उससे ज़्यादा संतुष्टि दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि इंडिफरेंस कर्व का जो मैप होता है उसमें लोअर वाला लोअर सेटिस्फैक्शन, अपर वाला अपर सेटिस्फैक्शन बताता है, ठीक है। यानी जितना ऊंचा रहेगा आपका IC कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, जितना ज़्यादा ऊंचा IC कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल। अब एज ए कंज्यूमर मैं आपसे पूछूं, आप एक उपभोक्ता, तो आपसे पूछो तो आप ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, या ये वाला? IC3 लोगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ मिल रहा है। IC1 कोई क्यों लेगा, है ना? पर IC3 में आप ध्यान से देखो तो क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो इसलिए हम IC3 लेंगे। पर ये बात आपने औकात से बाहर वाली कर दी। आपने चेक किया कि हमारा वस्तुएं खरीदने की औकात क्या है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है, और इस बीच में बनाऊंगा एक लाइन जिसको कहेंगे हम औकात रेखा, बजट रेखा। और ये देखो बजट रेखा मैक्सिमम किसको टच करके जा रही है, IC2। पर बजट रेखा के अंदर मेरा IC1 भी आता है, ठीक है। बजट रेखा के अंदर मेरा IC1 भी आता है, तो मैं IC1 भी ले सकता हूँ, IC1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बजट के अंदर है। मैं IC2 भी ले सकता हूँ, पर एक ही क्वांटिटी एक ही कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ IC2 पे, सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, बजट के बाहर है। ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं ले सकता, बजट के बाहर है। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। और IC3 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि IC3 मेरे बजट से बहुत बाहर है। तो आप जब ये चेक करोगे कि मुझे सेटिस्फैक्शन क्या चाहिए, तो सेटिस्फैक्शन इतना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अपने औकात यानी बजट भी देखना पड़ेगा, औकात से बाहर नहीं जाने का। तो आप IC1 लेके संतुष्ट हो सकते हो, पर IC1 लेके संतुष्ट तो हो जाओगे, पर इक्विलिब्रियम नहीं होगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप जब IC2 प्राप्त कर सकते हो, ये वाला सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हो, तो ये वाला सेटिस्फैक्शन लो, भले क्वांटिटी थोड़ी कम ले लो, या फिर क्वांटिटी का जो चेंजेस है वो कुछ और ले लो, कॉम्बिनेशन कुछ और ले लो, बट IC2 लो, क्योंकि आपके बजट में भी है, और जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है वो IC2 दे रहा है। IC3 तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता, IC3 तो बजट से बाहर है, ठीक है। यही बात हमें बतानी है कि एक उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में होगा जब IC कर्व और बजट कर्व कहीं टच करे। IC कर्व और बजट कर्व जहां टच करेगा वहां वो संतुलन की अवस्था में हो, ठीक है। तो ये जो टच कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे कोई स्लोप होगा, इसका कोई ढलान होगा इस पॉइंट पे, और इस बजट लाइन का भी ढलान होगा। तो बजट लाइन और IC कर्व लाइन जहां दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पे दोनों का ढलान बराबर है, ठीक है। तो जहां IC वक्र का ढलान, IC का ढलान बराबर हो जाएगा बजट रेखा के ढलान के, उस बिंदु पे आप क्या हो जाओगे, इक्विलिब्रियम, संतुलन, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ई से दर्शाया है कि इस ई पॉइंट पे आप संतुलन की अवस्था में हो। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ आई सी इक्वल्स स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने दिए हुए पैसे को खर्च करके। तो इतनी क्वांटिटी आप खरीदोगे किसकी? गुड्स वाई की। इतनी क्वांटिटी आप खरीदोगे किसकी? गुड्स। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगा ऑफ वाई वो होगा ओपी, ऑफ एक्स वो होगा ओक्यू। इतनी क्वांटिटी वाई की, इतनी क्वांटिटी एक्स की, और आप हो गए संतुलन। ठीक है, इन बातों को हम लिखेंगे। अच्छा, स्लोप ऑफ आईसी कर्व को क्या कहते हैं हम? स्लोप ऑफ आईसी कर्व को कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और स्लोप ऑफ बजट लाइन ऐसे निकाला जाता है PX डिवाइडेड बाय PY, PX डिवाइडेड बाय PY। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का, डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X। ये दोनों सेम चीज, पर PX अपॉन PY भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। तो मैं इसे लिखवा दूं, एक उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, और वह इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहता। ठीक है, अ कंज्यूमर विल बी, इसमें इंक बन, अ कंज्यूमर विल बी in equilibrium when he is getting even of that it will make you the maximum satisfaction by spending his income, and he does not want any change in this situation. There's none that the trigger. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, पर इसमें ग्राफ जो मैंने अभी समझाया इसको भी समझा के हमें लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये संतुष्ट हो रहा है या ये संतुलित हो रहा है। तो मैं इसे मिटाऊंगा फिर से और फिर इन बातों को फिर से सुविधा। जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लेंगे वीडियो देख के। If you're enemy, that one time, he just dies here. And you're आईसी अप्रोच के अनुसार this women didn't understand and what the answers are. आईसी विश्लेषण के अनुसार
एक उपभोक्ता तब संतुलित होता है जब दो शर्तें पूरी होती। नंबर 1 कि MRS ऑफ XY इज इक्वल टू PX डिवाइडेड बाई PY। इसका मतलब स्लोप ऑफ IC कर्व वो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन। और ये दोनों कब बराबर होते हैं? जब ये IC कर्व को टच कर। ठीक है। दूसरी बात कि IC मस्ट बी कॉन्वेक्स। हिंदी में लिख रहा था ना मैं। IC उन्नतोदर होना चाहिए, उन्नतोदर। And the syndicated development in the beat that तो ये दो बातें पूरी होगी तो वो IC कर्व को बजट लाइन टच कर जाएगा। और IC कर्व को जब बजट लाइन टच कर जाएगा तो उपभोक्ता संतुलित हो जाएगा, क्योंकि अपने पैसे खर्च करके जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो प्राप्त कर सकता है वो इतना ही कर सकता है। ये वाला नहीं कर सकता और ये वाला करना नहीं चाहेगा। ठीक है। this I know other hand we pay. जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, In that day we have IC1, IC2 और IC3 में बजट रेखा did not come out. They got you. IC2 को स्पर्श करके See how Joe beat out the jury, but that's the gun. जाती है। अर्थात यहाँ MRS ऑफ XY बराबर है PX बटे में PY। Even if it दूसरी बात, उपभोक्ता IC1 के संतुष्टि स्तर को प्राप्त कर सकता है, it's not good. If for the other both say that the comments क्योंकि यह उसके बजट के अंदर है, परंतु वो अधिकतम संतुष्टि either the eighth little IC2 पर प्राप्त करेगा। उपभोक्ता IC3 पर संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता, that we that's not the I was doing, but so no that that's not I don't see you. क्योंकि यह उसके बजट से बाहर है, I don't see that in many other brands and that's it. अर्थात अप्राप्त है। That and the hand okay the then अतः उपभोक्ता अपना उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि I say I see and ई बिंदु पर you might do that get that प्राप्त करता है। संतुलन मात्रा what like you know all this more वस्तु Y की and I like not come out any better. JOP है तथा वस्तु X की
ओ क्यू। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, पहले डेफिनेशन और फिर ये सारी बातें जो है मैं इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं। तो इधर से मिटा देता हूं और इंग्लिश में लिखवाता चाहता हूं। As per IC analysis, a consumer will be in equilibrium when two conditions are fulfilled. Number one, MRS XY equal to PS divided by PY, यानी कि स्लोप ऑफ IC बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन। दूसरी बात, IC मस्ट बी कॉन्वेक्स, IC जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। इसकी बात इंग्लिश में आगे लिखवा रहा हूं, एज रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम। And what I think is that you know that layer of the IC, yeah, that's an inherited we never 1, IC2 and IC3 represents different level of satisfaction. things that just can never just doubt that it's how in A consumer will be equilibrium at point E where budget line touch IC2, because here MRS of XY is equal to PX upon में PY. A consumer can obtain satisfaction at IC2, IC1, but he will not, because it is lower level of satisfaction. again I just thought I seen the these because and they go this not and but they put for him on a had He cannot get satisfaction and everything to the honey at IC3 as it is unattainable. you think me and get either उसके बाद even in this they didn't for free very some know that yeah the BJ was you can that so consumer find it all and did a minute will be in equilibrium at point E. the we that they are Equilibrium quantities are for goods Y, OP and for goods X, O. ठीक है, तो मैंने हिंदी में भी बता दिया
इंग्लिश में भी बता दिया। लिखना ऐसे ही है, इतना ही लिखना है और इतने ही लिखने के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का आएगा या फिर 6 नंबर का आएगी, ठीक है। तो चैप्टर जो है ऑलमोस्ट ओवर है। इसमें मुझे 2 कंडीशंस जो बताई हैं उसके पीछे रैशनल बताने हैं, वो भी बता देता हूँ। Yeah, that one. I'm telling you. देख, एक उपभोक्ता जब मतलब 2 वस्तुओं के बीच में चूज करेगा तो अपने बजट को चेक करेगा और साथ में अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को चेक करेगा। तो वो जो जितना सेटिस्फैक्शन लेवल प्राप्त करना चाहता है वो बजट के कंडीशन, बजट के अंदर ही होना चाहिए, पर मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसलिए दोनों का स्लोप जहाँ बराबर होगा वहाँ वो मैक्सिमम होगा। पहला रेशनल तो यही है। दूसरा ये है कि ये कॉन्वेक्स होना चाहिए आपका आईसी, कॉन्केव नहीं होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स यदि होगा, कॉन्केव होगा तो ऐसे बनेगा, और कॉन्केव होगा तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे टच करके जाएगा वो यहाँ पे बजट लाइन। और कोई दूसरा वाला होगा तो वो ऐसे आएगा। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो इस पे प्राप्त हो रहा है, तो इस पे तो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जो आईसी कर्व होगा वो कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता, कॉन्केव हो ही नहीं सकता, वो कॉन्वेक्स ही होगा। ये 2 छोटे छोटे से रैशनल्स थे, ये मुझे बताने हैं, बता दिए मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चैप्टर ओवर है। इसके बाद हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।